सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान बुक लेसन नंबर 8 को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 8 है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे जानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसलिए इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती। जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह भारत में आने के पश्चात क्या किया। अंग्रेज़ों ने राजाओं पर कंट्रोल किया, आदिवासियों पे कंट्रोल किया, ठीक है। उनको कैसे अपने साम्राज्य के अधीन लाया, कैसे अपने अंडर लाया, इसमें हम देखेंगे इस लेसन में कि किस प्रकार देशी जनता को उन्होंने सभ्य बनाया। अब सभ्य कैसे बनाया, शिक्षित करके। तो पहले शिक्षित किया जाएगा और सभ्य बनाने के लिए वो क्या करेंगे, भारतीयों की संस्कृति, मूल्य मान्यताओं में भी क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लेसन में आगे रीड करेंगे। आगे है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जा। तो इसमें हम देखेंगे कि जब अंग्रेज शुरू में आए थे तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कैसे चालू किया, जब प्रारंभ किया और किस तरह से इसको बढ़ाया, है ना। इसके बारे में हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। तो भाषाविद क्या होता है, भाषाविद होता है, भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, जिसको कई भाषाएं आती हैं, उसको बोलते हैं भाषाविद। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उसमें कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे। हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नेथन हॉल हेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के आगे हम ये देखते हैं, ये कौन सा चित्र है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक का चित्र है। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे, है ना। ये किसका है, ये विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानून
कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जॉन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य बढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हों और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। मदरसा जो है, जो समझ लो कि एक मुस्लिम यहाँ पे सीखते थे, इसको मदरसा बोलते थे। अच्छा, पढ़ाई यहाँ करते थे, अपनी स्टडी करते थे। ठीक है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। ऊपर है वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्टमॉकॉट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में, ये जो है वो कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह से सोचते थे। यहाँ प्राच्यवादी जो है वो उसका मीनिंग हम आगे देखेंगे। प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी है। ठीक है, एक तरफ पंडित और दूसरे मुंशी बैठा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स के, है ना। मुंशी दिखाई दे रहे हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। तो वर्नाकुलर क्या होती हैं? जो स्थानीय बोलियां होती हैं। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार पर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि कुछ अंग्रेज, जब शुरू में अंग्रेजी कंपनी आई थी तो कुछ अंग्रेज अधिकारी जो थे वो किस विषय में शिक्षा देना चाहते थे कि इनको जो है वो अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में, ठीक है, प्राचीन सभ्यता का अध्ययन किया जाए और भारतीयों को अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में शिक्षा दी जाए। और शिक्षा का क्या बोलते हैं, माध्यम क्या होना चाहिए उनका, है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू होगी आपकी, है ना, संस्कृत वगैरह होगी, इन्हीं में इस शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। इसके बारे में आपने कोलब्रुक पढ़ा, इसके जो समर्थक थे, है ना, विलियम जोन्स पढ़ा जो इनके समर्थक थे। ये जो कुछ अधिकारी थे वो चाहते थे कि भारतीयों को उन्हीं की संस्कृति से शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हीं की भाषाओं से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए कुछ ठीक है संस्थान खोले गए, जैसे मदरसा खोला गया। उसके बाद 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। अब प्राच्यवादी क्या होता है? प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग
है ना, प्राच्यवादी कहलाते हैं, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखते हैं ना। मुंशी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। वर्नाकुलर क्या होता है? ये शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग, मानक भाषा क्या होती है? जिसका कोई अपना व्याकरण होता है, ठीक है, जिसके नियम होते हैं। तो मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल को की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजों के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। आगे है पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। जो जेम्स मिल थे वो प्राच्यवादियों की जैसी शिक्षा नहीं देना चाहते थे। वो कैसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनका माध्यम अंग्रेजी शिक्षा हो और अंग्रेजों के जो क्या बोलते हैं साहित्य है उनको पढ़े, है ना, उनकी जो नई नई तकनीक है उनके बारे में पढ़े, ठीक है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रकृति के समक्ष नहीं थी। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। तो ये किसने कहा था? मैकॉले ने। ये जो लाइन है वो बड़ी ज़्यादा फेमस है, कई बार पेपर में पूछी भी जाती है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। ये किसने कहा था? थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकॉले के मिन्स्ट के आधार पर, मैकॉले का मिन्स्ट पेश हुआ था 1835 में, तो उसके आधार पर अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक छपने लगी। तो इसमें क्या कहा था जेम्स मिल और बैबिंगटन मैकॉले ने? ये जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इनका मानना था कि भारतीयों को उनकी भाषा या उनकी संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो उसको मानते थे ऐसे व्यर्थ, मतलब सरकार का पैसा व्यर्थ करने वाली बात है ना। तो वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, अंग्रेजी साहित्य की और उनकी जो नई नई तकनीकी सफलताएं हैं उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब विज्ञान की और तकनीकी सफलताएं कैसे यूरोप जो है वो इतना तरक्की कर रहा है उसके बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। उसके अलावा आगे है व्यवसाय के लिए शिक्षा।
1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच भी बोलते हैं। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में, 1854 में के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ हैं। तो 1854 ईस्वी में जो वुड डिस्पैच आया था उसमें यही बताया गया था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को कितने ज़्यादा लाभ पहुँचेंगे, क्या क्या फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है। अब ज्ञानियों की भाषा में क्या है? अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने ये कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और दुखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो किसने लिखा? ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने। ठीक है। कब लिखा था? भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स में ये लिखा था। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर ये बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियाँ और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में ये भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्राय दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रयास भी किया। इसमें क्या बताया गया है कि जब भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अंग्रेजों के जैसा उनका स्टाइल होगा, मतलब उनकी रुचियाँ जो है वो अंग्रेजी वस्तुओं के प्रति बढ़ेंगी। इससे क्या होगा? अंग्रेजों के माल की बिक्री ज़्यादा होगी। और उनका ये भी मानना था कि इससे क्या होगा? भारतीय नैतिक मूल्यों को सीखेंगे। ठीक है, जैसे ईमानदारी का मूल्य वो सीखेंगे, है ना। उससे उनको एक अच्छे वर्कर भी मिल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा वो भारतीयों के साहित्य वगैरह को क्या समझते थे? ऐसे ही व्यर्थ, है ना। और उसके अलावा उस टाइम 1757 ईस्वी में, है ना, विद्रोह भी हुआ था। आपको बताया सैनिक विद्रोह जो है ना, जो कि इसको स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं भारतीय, है ना। और उसके अलावा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो रही थी। ये है आपका 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय। ठीक है। नैतिक शिक्षा की मांग, ये किसने कहा था? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी, है ना। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813
तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी का भय था कि प्रचारक की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। ये इलाका डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक प्रचारों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। तो इसमें क्या है कि जो ईसाई प्रचारक थे, जो मिशनरी थे, वो ईसाई मिशनरी के हिसाब से स्कूलों को खोलना चाहते थे और अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना चाहते थे। लेकिन शुरू में अंग्रेज इसके पक्ष में नहीं थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी वो इसके पक्ष में नहीं थी। इसके बारे में ही इस बारे में बताया गया। अच्छा, ये जो हमने सेरामपुर कॉलेज देखा था, कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज के बारे में जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय पाठशालाओं को क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? अच्छा, ब्रिटिश शासन जब नहीं था उससे पहले भारत में किस प्रकार के स्कूल थे उसके बारे में बताया गया था। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मा सौंपा था, ठीक है। विलियम एडम को कंपनी ने क्यों नियुक्त किया था कि देशी स्कूल जो है उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी, ठीक है। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर के पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है ये बात विद्यार्थी की ज़रूरतों के हिसाब से देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात करते थे। एडम ने पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि उसमें भारत में, है ना, बंगाल और बिहार का इन्होंने डाटा दिया है। उसमें 1 लाख स्कूल थे, ठीक है। और स्कूल में बच्चे भी कितने होते थे? 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, है ना, थोड़े से बच्चे होते थे। और इस तरह के स्कूलों में कितने ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, है ना, 2 लाख से के करीब 20 लाख के करीब बच्चे पढ़ते थे। और कक्षाओं के लिए उचित इमारत नहीं थी, कक्षाएँ भी, है ना, कम उसमें मंदिरों के कोने वगैरह में या फिर टीचर के घर में, है ना, ऐसी जगहों पे ही लगती थी। और अलग अलग क्लास के विद्यार्थियों के लिए, अलग अलग स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए अलग से क्लासें नहीं ली जाती थी, बल्कि सभी की क्लास एक जैसी लगती थी, है ना। तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट विलियम एडम ने प्रस्तुत की थी, है ना, जाती थी, क्योंकि उसमें गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से
शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नए नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। ठीक है, इसलिए अब इसमें क्या बताया गया कि कंपनी ने नियम बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब नियम बनाना तो थे, लेकिन पुरानी वाली व्यवस्था में बड़े ज़्यादा परिवर्तन ना करके अब क्या किया था उन्होंने। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया जाता था कि निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। देखा कैसे हो, तो क्या किया था उन्होंने, नियमित रूप से स्कूल गए, पाठ्य पुस्तकें लगाई, उसके बाद वार्षिक परीक्षा दी जाने लगी। बच्चों को बोला गया कि आपने शुल्क भी जमा करना, अपनी फीस भी देनी है और नियमित रूप से कक्षाएं भी लगानी। ठीक है, नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना अनिवार्य था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्ययनों में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में थे। अब यहाँ क्या हुआ कि कुछ भारतीय भी चाहते थे कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, ये पापपूर्ण है, इसमें भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन उनकी जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की
उपेक्षा की जाती है। महात्मा गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं थी। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती थी। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। आगे है टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा काम नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग नहीं कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव में शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा यहाँ बच्चे खुश रह सकें, यहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। यहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी व प्रौद्योगिकी की उपासना करने के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाने के मौके मिलें। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य एक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि शुरू में अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में रुचि कैसे